गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, मानव संसाधन 12वां चैप्टर हमारा चल रहा है और कल अपन ने लिंगानुपात के बारे में चर्चा की थी। तो मुझे उम्मीद है लिंगानुपात वाला जो टॉपिक था अपना क्लियर हो गया था और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर आपको कोई समस्या लग रही हो किसी भी टॉपिक को लेकर के तो कमेंट करके आज पूछें आप। और आज हम आपसे नए टॉपिक के साथ बात करेंगे जिसका नाम है आपका नगरीकरण। ठीक है, और नगरीकरण से संबंधित आज आपके होमवर्क के लिए आपके लिए 4 क्वेश्चन है। ये ढंग से नोट कर लेना, 4 क्वेश्चन कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक हमारा नगरीकरण। तो सबसे पहली बात आती है नगरीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है कि नगरीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, नगरीकरण क्या है कि जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में पलायन करना ही नगरीकरण कहलाता है। दोबारा सुन लो डेफिनेशन कि जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में पलायन करना ही नगरीकरण कहलाता है। एक तो ये डेफिनेशन हो। दूसरा, नगरीय नगरों के भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप कैसे? जैसे उनका क्षेत्रफल है, उनकी जनसंख्या है, तो इनमें वृद्धि होना, ये भी क्या है? नगरीकरण कहलाता है। तो दो डेफिनेशन होगी नगरीकरण की कि जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में पलायन नगरीकरण कहलाता है। या दूसरी परिभाषा कि नगरों के भौतिक स्वरूप, कोष्टक लिख देना, जनसंख्या, क्षेत्रफल इत्यादि में वृद्धि होना ही नगरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो नगरीकरण से एक तरह से ये विकास का सूचक माना जाता है। आज वर्तमान समय में जब से देश आजाद हुआ है तो तब से नगरीकरण की प्रवृत्ति हमारे देश में देखने को मिल रही है। ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों पर पलायन कर रही है, तो जो एक तरह से विकास का सूचक है। उद्योग धंधे, कल कारखाने बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक तरह से ये देश के समाज के विकास को बताता है। वही दूसरी तरफ इससे हमारा जो पर्यावरण है, हमारे जल, मिट्टी, वायु, जो पर्यावरण के जो तत्व हैं, उनसे भी जो है इस नगरीकरण के कारण क्या हो रहे हैं? वो दूषित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तरफ नगरीकरण से जितना फायदा है तो दूसरी तरफ उससे हमें क्या है? नुकसान भी है। लेकिन मैंने यहाँ से केवल आपसे डेफिनेशन पूछी है, तो आप केवल डेफिनेशन लिखेंगे और दोनों को लिखेना, जो आपको सरल लगे वो लिख लेना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार किन किन देशों को नगरों की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, पुरानी जो किताब है उसमें तो एक ही तरीका दे रखा है और जो नई लेटेस्ट किताब आई उनमें 2 है। तो मैं आपको दोनों ही बता दूंगा कि नगरीय 2011 की जनगणना के अनुसार किस क्षेत्र को नगरीकरण में रखा जाता है। तो देखिए, पहला जो है वो तो है प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर, ठीक है, प्रशासनिक आधार पर कि ऐसे क्षेत्र। अब सुनते जाना, मैं पूरी शॉर्ट में, कोई बोर्ड पे जाना जगह नहीं है तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप सुनते जाना और उसको आपको कॉपी में नोट कर लेना कि ऐसे क्षेत्र जहां नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका, छावनी बोर्ड और असूचित नगरीय क्षेत्र, जिसको नोटिफाइड टाउन एरिया बोलते हैं, जो ग्राम गरीबों के लिए जहां मकान वगैरह आवास बनाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको बोलते हैं असूचित नगरीय क्षेत्र। तो जहां ये होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे नगरीय क्षेत्रों में कहा जाता है, उसे नगरीय क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी बुक के अंदर पुरानी किताबों में दे रखा है। तो दोबारा सुन लो, ऐसे क्षेत्र जहां पे नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, असूचित नगरीय क्षेत्र, जिसको नोटिफाइड टाउन एरिया बोलते हैं, तो उसको जो है नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये तो हो गया प्रशासनिक आधार पर। दूसरा होता है जनसंख्या के आधार पर। ये नई किताबों में दे रखा, तो ये भी याद कर लेना। तो इसका सुन लो, ऐसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या कम से कम 5000 जनसंख्या हो तथा कार्यशील, यानी जो कुल कार्यशील जनसंख्या होती है,
कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, ध्यान से सुन लेना, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो तथा वहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, दोबारा सुन लो, ये हो गया किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो दोनों को लिख लेना आप, 2011 की जनगणना गणना के अनुसार किन क्षेत्रों को नगरों श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जनसंख्या ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 5000 हो और वहां की कुल कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो तथा वहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो ऐसे क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। वीडियो थोड़ा छोटा बनाना है तो इसलिए अपन थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे और बुक से और समझते। देखिए तीसरा क्वेश्चन, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण, यानी नगरीय जनसंख्या जो नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, अभी मैं चर्चा कर रहा था, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों भी मैंने बताया था कि रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों में पलायन क्या कहलाता है, नगरीकरण। अब ग्रामीण जनसंख्या नगरों में क्यों जा रही है, सबसे पहले रोजगार के लिए, ठीक है, काम धंधे की तलाश में जाते हैं, फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और तीसरा नगरीय आकर्षण। नगरीय आकर्षण से मतलब आप सब जानते हो, नगरों में लाइट, पानी, बिजली, आवास, हर प्रकार की सुविधा होती है, तो नगरीय आकर्षण की वजह से, नगरीय सुविधाओं की वजह से भी लोग नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर के। ठीक है, तो ये लिख लें, ये तीसरे का आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो देखिए 2011 की जनगणना, दोनों ही बता दूंगा, प्रतिशत की बता दूंगा और वैसे दोनों तरह के बता दूंगा। तो ग्रामीण 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो ये आपकी 83.3 करोड़ और ये आपकी 37.7 करोड़, ये दोनों आंकड़े लिख लेना। ठीक है, और अगर हम प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रतिशत में ऑथेंटिक तो 68.8 और ग्रामीण है 31.20, ये इसको 80 कर सकते हैं। बाकी आप राउंड फिगर में इसको 70 और इसको आप 30% कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई से भी लिख लेना, किताब में तो आपका सीधा राउंड फिगर में 70-30 दे रखा है, बाकी ऑथेंटिक ये है आपका 68.8 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या और 31.20 आपकी नगरीय जनसंख्या। तो आज ये अपन 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए नगरीकरण संबंधित, इससे आगे चर्चा कल